शहर शहर खबर का। तो शहर शहर खबर इस खास बुलेटिन में आम महोत्सव की बात सबसे पहले करते हैं। आम की 1000 किस्में आम महोत्सव में मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस आम महोत्सव में मौजूद हैं, जिसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने खुद किया। 7 जुलाई तक ये आम महोत्सव चलेगा। आम महोत्सव में आम की 1000 किस्में मौजूद हैं। विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे अब किसान। आम महोत्सव में आम के व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यूपी में 45 लाख टन आम का उत्पादन होता है और ऐसे में 13 जिलों में आम उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये आम महोत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आम की अलग अलग किस्में इसमें दर्शाई गई है इस महोत्सव में स्टॉल्स के माध्यम से। इतना ही नहीं, आम से जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। सत्ता में वापसी के बाद सीएम योगी फुल एक्शन में। सीएम योगी खुद दिन रात काम कर रहे हैं। उनके मंत्री और अधिकारी भी शिद्दत से जुटे हुए हैं। मार्च में सरकार बनते ही सीएम योगी ने विभागों के लिए 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और फिर 5 साल के लिए टारगेट सेट किए थे। जिसके बाद जब योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो सीएम योगी ने जनता के सामने सरकार के 100 दिन का ब्यौरा रखा। सीएम योगी ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कैसे उनकी सरकार ने 100 दिन में यूपी के विकास की नई इबारत गढ़ी। इस दौरान जहां सीएम योगी ने रोजगार पर बात की, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। एक और योगी सरकार ने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा दिया और अपनी सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सरकार के बयान को झूठा करार दिया है और आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर झूठे वादे किए जा रहे हैं और सरकार सिर्फ अपना एजेंडा चला रही है। देखिए, इस सरकार में गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार हर आदमी परेशान है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर आदमी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, सरकार से दुखी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी बीजेपी के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 100 दिन सब बेहाल, योगी सरकार का यही कमाल। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी के विकास के दावों को झूठा बताया है। मैं समझता हूं गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। बुंदेलखंड में रोज आत्महत्याओं का दौर जारी है। अन्न जानवरों से पूरा प्रदेश परेशान है।
सरकार ने 100 दिन में उनके लिए कोई काम कार्य योजना बनाई नहीं बनाई। ये सरकार केवल ब्रांडिंग की है, पोस्टर की है, प्रचार की है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया, जिसे लेकर अब बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आ रहे। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा के इस फैसले पर बड़ा हमला बोला और नए MY समीकरण की बात कही। दयाशंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव फैक्टर से ज्यादा आज बीजेपी का मोदी योगी फैक्टर काम कर रहा है और यही वजह है कि विपक्ष चाहे जितनी भी मजबूत तैयारी कर ले, लेकिन 2022 में जैसे मोदी की आंधी चली, अब 2024 में मोदी की सुनामी चलेगी। दयाशंकर सिंह ने इस बयान से MY फैक्टर की नई परिभाषा गढ़ दी है और इसका इस्तेमाल बीजेपी के दूसरे नेता भी करते दिख सकते हैं। क्या केवल मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में मिल रहा है? तो मोदी और जोगी जो है कोई जाति और मजहब और क्षेत्र पूछ करके काम नहीं कर रहे हैं, वो गरीबी को देख रहे हैं कि जो आज गरीबी को उत्थान कर रहे हैं। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बिल्डर हाजी वसी के बेटे रहमान को गिरफ्तार कर लिया है, जहां से SIT ने उसे जेल भेज दिया। रहमान के खिलाफ भी हिंसा के मामले में केस दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के समय रहमान ने SIT के सामने हिंसा से जुड़ी कई बातें उगली हैं। रहमान से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार देर रात को बिल्डर वसी के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। रहमान की गिरफ्तारी SIT के लिए कई मायनों में अहम मानी जा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल अभी तक आरोपी बिल्डर हाजी वसी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में रहमान के जरिए SIT को कानपुर में हुई हिंसा के बारे में अहम खुलासे की उम्मीद है। वहीं रहमान की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों पर पड़े छापे से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि रहमान से SIT को अभी तक कई अहम जानकारी मिल चुकी है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान उदयपुर में हुई वारदात और उन्हें मिली जान से मारने की धमकी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि गुमनाम खत में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी PM मोदी और CM योगी के साथ उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई और खत में इन सभी लोगों के फोटो पर कट का निशान लगाकर टारगेट लिखा हुआ है। साक्षी महाराज ने कहा कि पहले भी उन्हें धमकियां मिलती रही, लेकिन इस बार की धमकी फिक्र बढ़ाने वाली। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि आतंक की जड़ कानपुर और उन्नाव में भी काफी गहरी है, जिसे लेकर वो CM योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने वाले हैं। धमकियां तो पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन अब जो धमकी मिली है चिंता का विषय है। तो आतंक की बहुत गहरी जड़ें उन्नाव और कानपुर में हैं। मोहम्मद जुबैर को सीतापुर कोर्ट में पेश किया गया। धार्मिक भावना को भड़काने के मामले में जुबैर की सीतापुर कोर्ट में पेशी हुई। मोहम्मद जुबैर पर बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसे लेकर तिहाड़ जेल से B वारंट पर लेकर उसे पुलिस सीतापुर कोर्ट पहुंची, जहां पर जज के सामने इस मामले की सुनवाई की गई। 2018 में किए गए एक विवादित ट्वीट को लेकर मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली में भी केस चल रहा है। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि मोहम्मद जुबैर दरअसल है कौन। फैक्ट चेकर वेबसाइट ALT न्यूज का को-फाउंडर है। 2017 में जुबैर ने ALT न्यूज वेबसाइट शुरू की थी। विवादित ट्वीट की वजह से मोहम्मद जुबैर सुर्खियों में रहा। ट्वीट से धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। बजरंग मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय संरक्षक है बजरंग मुनि। यति नरसिंहानंद पर भी गलत टिप्पणी का आरोप लगा है। स्वामी आनंद स्वरूप के अपमान का आरोप भी मोहम्मद जुबैर पर लगा है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की थी, उस पर अब महिला आयोग ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अखिलेश यादव की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस को खत लिखा, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टीवी डिबेट को लेकर नूपुर शर्मा पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसमें नूपुर शर्मा से देश से माफी मांगने के लिए कहा था। ये भी कहा था कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से अशांति फैली। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने भी नूपुर शर्मा को लेकर बयान दिया,
जिसमें उन्होंने बीजेपी और नूपुर शर्मा पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि नूपुर शर्मा के सिर्फ मुंह को नहीं बल्कि शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने शांति और सौहार्द बिगाड़ने के लिए नूपुर शर्मा को कड़ी सजा देने की मांग की थी। मथुरा में महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज को धमकी भरा फोन कॉल आया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को अलकायदा का सदस्य बताया और इस दौरान उसने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। वहीं कॉल करने वाले शख्स ने असम के सीएम को भी जान से मारने की धमकी दी। धर्मेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि 3 महीने में ये दूसरी बार है जब उनके फोन पर धमकी भरी कॉल आई। वहीं अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महामंडलेश्वर को धमकी भरे फोन करने वाले की तलाश की जा रही है। एक अननोन नंबर से मुझे फ़ोन आया और जिसमें बोला गया कि मैं प्राइज़ दूंगा। मैंने पूछा क्या प्राइज़ दोगे, तो मुझे बताया गया कि जैसे उदयपुर में दर्जी की हत्या की गई है उसी तरीके का बहुत जल्द एक प्राइज़ और दूंगा। मैंने अनजान बनकर उससे बात करना शुरू किया, तब उसमें बोला गया कि वो योगी जी को भी बम से उड़ा देगा।